नमस्कार दोस्तों। सरकार इंजॉय कर रही है, अदालतें डरी हुई हैं। शायद अंधी थी तब ज्यादा अच्छा था। अब उनकी पट्टी हट गई, लेकिन पट्टी हटते ही उनका डर सामने नजर आने लग गया और कानून सचमुच अंधा है। वो पट्टी बांधे हुए सिर्फ वही देख रहा है जो सरकार इंजॉय करते हुए दिखा रही है, सत्ता इंजॉय करते हुए। जी हां, कमोबेश यही स्थिति है। देश का शेयर बाजार डूब रहा है। इस देश के आम जनों का पैसा लगातार मार्केट में डूबते हुए बर्बादी में जा रहा है। इस देश के लोगों की स्थितियां खराब हो रही हैं। मणिपुर सुलग रहा था, सुलग रहा है और सुलग रहा, और बेटियां असुरक्षित हैं। सरकार इंजॉय कर रही, खुद को शेर बता रहे हैं। लगता है एक मात्रा अधिक शेरू हो गए। तो शेरू है या शेर है, इसका फैसला तो जनता को ही करना है, क्योंकि ट्रंप के सामने वो नजर आ गया कौन शेर है कौन शेरू है। अब बात शुरू कर देता हूं कि मैंने क्यों कहा कि अदालतें अंधी थी। अब तो आंखें होने के बाद वो डरपोक हो गई हैं। सवाल नहीं है। कहानी शुरू होती है सहला रशीद से, जो जेएनयू की लीडर थी, उपाध्यक्ष थी, और जेएनयू की लीडर होते दौरान तमाम प्रदर्शनों और दूसरे कारणों से उन्होंने जो ट्वीट्स किए, जो चीजें कही, जो भाषण दिए, उन सब को लेकर उनके आचरण के आधार पर उनके खिलाफ 2019 में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। सरकार ने कहा, जांच एजेंसी ने कहा, राज्यपाल ने कहा और सारी कमेटियों ने कहा यह देशद्रोही है। देश भर के मोदी भक्तों ने या कहें अंध भक्तों ने बड़े जोर शोर से चिल्लाया, ये तो देशद्रोही है, ये तो देशद्रोही है। और फिर हुआ क्या? चुनाव आना था। चुनाव के पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाती हैं, नरेंद्र मोदी के चरण पकड़ लेती हैं, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आती हैं तो पवित्रता की गंगा नहा लेती हैं। उन्हें खूब कायदे से नहलाया जाता है, और इतना कायदे से ठोक ठोक के नहलाया जाता है कि वो देशद्रोह मुक्त हो जाती है। उनके खिलाफ जो देशद्रोह का मुकदमा था, सरकार की जांच एजेंसी कहती है नहीं, अब हमें लगता है कि वो मुकदमा सही नहीं है, देशद्रोह का आरोप सही नहीं है, वो चार्जशीट भी सही नहीं है। और कमेटी बोलती हां हां बिल्कुल, अब वो देशद्रोह का मुकदमा बिल्कुल सही नहीं है, वो देशद्रोह था ही नहीं। और उसके बाद में वो गवर्नर के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाता है और वो कहते हैं नहीं नहीं, देशद्रोह का कोई मामला ही नहीं बनता। गृह मंत्रालय भी यही कह देता है। अदालत में दाखिल हो जाता है, साहब देशद्रोह का मुकदमा हम वापस ले रहे हैं। अदालत कहती जी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। अदालत यह नहीं कहती कि 2019 से लेकर 2025 तक आप ये क्यों लटकाए हुए थे। जम्मू कश्मीर का चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया, आप ये क्यों लटकाए थे? जवाब कोई भी सवाल नहीं अदालत करती है, तुरंत एक्सेप्ट। और साहब सहला रशीद देशद्रोही से देशभक्त बन गई, राष्ट्रवादी बन गई। समझ लीजिए, उधर
एक दूसरा उदाहरण भी देख लिया, हार्दिक पटेल जो थे, उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं, उनके भतीजे हैं और वो पटेल आंदोलन चलाते हैं 2014-15 में। और जिस तरीके से वो तोड़फोड़ करते हैं, भारत सरकार की, राज्य सरकार की तमाम संपत्तियों को जलाते हैं, तोड़ते हैं, व्यवस्थाएं भंग करते हैं और ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं कि जो अपने आप में समाज के प्रति, सरकार के प्रति, देश के प्रति, देश की संपत्तियों के प्रति और देशवासियों के प्रति हिंसा भी थी, अपराध भी था, सब कुछ था। तमाम नारे लगते हैं और उसके बाद हार्दिक पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है गुजरात में। वो हिंसा का और तमाम तरह से सार्वजनिक हिंसाओं से लेके सब कुछ वो करते हैं और उस मुकदमे में धारा होती है देशद्रोह की। वो तमाम दलीलें देते हैं कि देशद्रोह नहीं बनता है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। वो कांग्रेस पार्टी में होते हैं, मुकदमे में और तेजी आ जाती है, चार्जशीट से लेके सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। तमाम तरह से 2022 में वो मदद करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को जितवाने में 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत मदद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत रिकॉर्ड स्थिति में जीतती है, सरकार बन जाती है। फिर लोकसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल करती है और उसके बाद अब 2025 में उनका भी देशद्रोह का मुकदमा वापस ले लिया गया। कहा गया कि नहीं, वो देशद्रोह का कुछ था ही नहीं, सारी बातें गलत हैं, देशद्रोह जैसा कुछ नहीं था। सब बहुत अच्छा, वो भी बरी हो जाते हैं, वो भी भाजपा की पवित्रता की गंगा नहा लेते हैं, राष्ट्रवादी हो जाते हैं देशद्रोही से। उसके बाद तीसरा, इमरान प्रतापगढ़ी जाते हैं गुजरात में और एक भाषण देते हैं और उसमें एक वो शायरी जिसे कहेंगे जो है अपनी गजल सुनाते हैं और उसमें कहते हैं कि जो लोग सिर काटने वाले हैं और जो ऐसे लोग हैं उनको हम लानत देते हैं, हम तो मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं, जोड़ने की बात करने आए। साहब उसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक वकील के, मुंशी की तरफ से मुकदमा दर्ज किया जाता है। वो हाई कोर्ट जाते हैं, कहते हैं हमने तो वो पूरी गजल में संदेश दिया है कि देश को जोड़िए, मोहब्बत कीजिए, ये सिर काटने वालों और इन सबसे दूरी बनाइए, खत्म कीजिए इसको, उसको मिटा दीजिए नफरत वालों को। तो आप देखिए, हमने तो जोड़ने की बात की, मोहब्बत की बात की, हमने तो कोई बात ही नहीं की, न तोड़ने की न भड़काने की, हमने तो शांति के साथ बात की। हाई कोर्ट कहती है नहीं, आपने बड़ा गंभीर मामला किया है, इन्वेस्टिगेशन में है, कुछ नहीं होगा। यहां अदालत न अंधी होती है न उसके आंखें होती हैं, वो सिर्फ वही बोल रही होती है जो सरकार बुलवा रही होती है। वो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जब इस पर बहस होती है तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं बड़ा गंभीर मामला है, सरकार कहती है गंभीर मामला है, अदालत देखती है, कहती है आपको कुछ समझ है? वो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जोड़ने की, और आप कह रहे हैं ये देशद्रोह है। क्या कर रहे हैं आप? और उस पर सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाती है। बहरहाल फिर क्या था, होना हुआ तो कुछ है नहीं, लेकिन ये आपको मैं ये घटनाएं इसलिए बताया कि इस तरह से देश चल रहा है। देश कैसे चल रहा है?
आप इसको भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी नाबालिग बच्ची एक सरकारी कार्यक्रम में, रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई थी और वहां गई, और उसके बाद में जो सरकार की मदद से हो रहा था उसमें उसके साथ में गैंगरेप होता है। यह भोपाल की घटना है। और जब उसके साथ गैंगरेप होता है और वो इसको लेकर के जब बताती है और इसकी एफआईआर दर्ज कराने लोग जाते हैं, तो भोपाल की पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है और आखिरकार उस परिवार को अपने घर 600 किलोमीटर दूर आना पड़ता है और वहां मऊगंज में वो एफआईआर दर्ज कराती है। मतलब आप समझ लीजिए कि इस देश में न्याय, अदालत, सरकार, पुलिस सब कहां है, किसके लिए काम कर रहे हैं? वो साहब भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं, या वो अपने लिए काम कर रहे हैं? और इस तरह के जब हाल हो तो आप किसको सुरक्षित मानेंगे? देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। क्यों गर्त में जा रही है? क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, एफआईआई, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं भारत की बाजार से। करीब 95 लाख करोड़ रुपया निकाले जा चुके हैं जब से मोदी आए, तीसरी बार। और स्थिति है कि 1 साल से कम समय में इतना पैसा जब निकाल लिया गया तो बाजार का हिलना स्वाभाविक था। बाजार गिरने लगी, शेयर बाजार गिरने लगे। लोगों ने कहा पैसा क्यों निकल रहा है? कहा साहब भारत का बाजार जो है कोई अब फायदे का सौदा नहीं रहा, इसका कोई भरोसा भी नहीं रहा। यहां के आंकड़े और यहां के जो सब दिखाया जा रहा है से भी उसको चेक नहीं करता है और सब फ्रॉड पे टिका हुआ है। तो उनका क्यों? क्योंकि यहां उपभोक्ता खरीद नहीं रहा, उसकी खरीदने की क्षमता नहीं रह गई है, उसके पास पैसे नहीं है, लोगों की सैलरी जो है बढ़ नहीं रही है, और जो है वो अपनी नौकरी, सैलरी सब बचाने में पड़े हैं। महंगाई खाए जा रही है। जो एक समय में गाना गाया करते हैं, महंगाई डायन मारे जाते, अब नहीं गाया जाता है। तो वो सब खाए जा रहे हैं और अंततः सब कोई बर्बादी में जा रहा है। जनता ढोल बजा रही है, कोई कुंभ नहा रहा है, महाकुंभ नहा रहा है, कोई किसी बाबा का प्रवचन सुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और यही ड्रामे चल रहे हैं। जगह जगह बताया जा रहा है कि देखिए हम धर्म के लिए कर रहे हैं, हम ये मंदिर जा रहे हैं, हम मंदिर में पूजा करते हैं, हम मंदिर में ये करते हैं, हम मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, ये दिखाते हैं। आप इसी में खुश हो जाते हैं। आपका सब कुछ लुट रहा है, आप खुश हैं, ताली बजा रहे हैं, चलिए बजाते रहिए भाई। उधर नरेंद्र मोदी कहते हैं, उनके लोग कहते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही थी एक भाषण में कि हमारे प्रधानमंत्री तो 20-20 घंटे काम करते हैं। हमें याद आ गया कि मन की बात में तो कह रहे थे 8 घंटे मिनिमम जो नहीं सोता है वो पागल हो जाता है, उसमें मानसिक विकार है। उनके लोग कह रहे हैं, अमिताभ कांत दास जैसे लोग, कि 16-16 घंटे काम करना चाहिए आदमी को। अब समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। बहरहाल नरेंद्र मोदी जो कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, कहते हैं वो सरकारी पैसे से ही, सरकारी संसाधनों से ही इंजॉय करते हैं, इसलिए छुट्टी नहीं लेते। वो छुट्टी सरकारी पैसे से मनाते हैं, सरकारी संसाधनों से। तो साहब वो चले जाते हैं, पूजा पाठ भी सरकारी उससे करते हैं, तो चले जाते हैं गिर के जंगलों में, जंगल सफारी का आनंद लेते हैं, रात जंगल में गुजारेंगे पूरी सुरक्षा के साथ। नरेंद्र मोदी फोटोग्राफी करेंगे, वो एक फोटो खींचेंगे, उनकी फोटो खींचने के लिए 10 फोटोग्राफर लगे रहेंगे हर एंगल से, वीडियोग्राफर लगा रहेगा हर एंगल से, 4-4 कैमरे से होना चाहिए कम से कम। समझ लीजिए उनके पास इन सब चीजों के लिए टाइम है, विदेश घूमने के लिए टाइम है, विदेशों में इवेंट कराने के लिए टाइम है, लेकिन उनके पास
मणिपुर जाने का टाइम नहीं। जहां 350 लोग मर चुके हैं, जहां 60,000 से अधिक लोग बेघर हुए शरणार्थी कैंपों में पड़े हैं, जहां सरकार ने आतंकियों को हथियार दे दिए थे, अब कह रही है कि आप वापस कर दीजिए, और जहां पर बेटियों की नग्न परेड निकाली गई थी, जहां पर सैकड़ों लड़कियों के साथ गैंगरेप हुए और तमाम सारे बच्चों के भविष्य बर्बाद हो गए, उसकी सुध नहीं है। वो एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें किसी के आंसू नहीं दिखते, वो एंजॉय दिखते हैं। महाकुंभ का महानतम कार्यक्रम बताते हैं, ये नहीं बताते वहां जितने मर गए, जो बेघर हो गए, जो लापता हैं, उनके घरों के आंसू, उनके परिवार के आंसू, उनके लोगों के आंसू कौन पोंछेगा, कहां से आएगा? जिन गरीबों को आपने डंडे की जोर पे वहां से अपनी लाश ले जाने के लिए विवश कर दिया, उनका मामला ही नहीं दर्ज किया, वो क्या कहेंगे? साहब, ये सरकार चल रही, और जब ये सरकार चल रही हो तो निश्चित रूप से सवाल बनता है। एक इकलौता राहुल गांधी अकेले निकलता है, इन सारे मुद्दों को एड्रेस करता है, और वो कहता है जो हथकड़ी बेड़ी में आए ये बच्चे हैं हमारे, शर्म कौन करेगा, कौन बोलेगा? तो प्रधानमंत्री एंजॉय करता है, उसे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो जानता है इस देश की जाहिल जनता उसी के लिए ताली बजाएगी, महाकुंभ को महान कार्यक्रम बताएगी, बाबाओं के प्रवचन भाषण नफरत सुन करके खुश हो जाएगी। वो खुश हो जाएगी कि मोदी मंदिर गया, वो खुश हो जाएगी कि वो इस बाबा के चरणों में पड़ा है, वो खुश हो जाएगी कि मोदी जंगल सफारी एंजॉय कर रहा है, सरकारी धन से कर रहा है, 10 करोड़ रुपया रोज खर्च करा के कर रहा है। एंजॉय कीजिए आप भी। जय